हाथ से निकला हुआ समय और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। कहने का अर्थ है कि अगर जिस समय पर जो चीज़ करनी होती है अगर वो चीज़ नहीं की जाती तो दोबारा वो समय नहीं आता है, नुकसान हो जाता है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो। कभी कभार आप भी लोग मेरी हालचाल ले लिया कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि मुझे भी अच्छा लगता है, कोई मेरी हालचाल पूछता है। लेकिन आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो, हालचाल क्या पूछोगे। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो, सेशन कैसा लगता है ये भी बता दिया करो। कुछ अच्छी बुरी जो भी बात है ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला करो कि ये चीज़ें थोड़ी सी आप सही कर दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से समझा दो, ठीक। तो यूथ प्रैक्टिस 33 हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? 32 का कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 115 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से करेंगे। 116 से जितने क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाएंगे करेंगे। 1 घंटे से अब इसलिए नहीं करती कि फिर 1 घंटे भी उबने वाली स्थिति हो जाती है। आप अपने घर पे पढ़ते हो तो वो पढ़ने की एक सलीका होता है। आप उठ के चाय पी लिए, आप उठ के पानी पी लिए या कुछ भी ऐसे, ठीक है, तो वो ऊबन नहीं होती। लेकिन जब आप लगातार 1 घंटे वीडियो देखते रहते हो तो आपको ऊबन सी फील हो सकती है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको इतने लंबे टाइम तक पढ़ने की आदत नहीं है। फिलहाल पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम मैंने इसके पहले ही बोला था कि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई होगी तभी सिलेक्शन होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 116 से करेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो बताऊंगी, और अगर वही चीज़ें आती हैं जो मैंने 2 वीडियो में, पहले 3 वीडियो में बता रखी है, तो उसको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी ताकि टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। चलिए, जिसको भी कोई कन्फ्यूज़न है वो पिछले वाली 2-3 वीडियो को देखेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो 116 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और क्वेश्चन है क्या? अर्ध उबालने का पॉर बॉइलिंग का मुख्य कारण क्या है? कहने का मतलब अर्ध उबालना है चावल को क्या बोला जाता है? पॉर बॉइलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार बॉइलिंग। अर्ध उबालना, अर्ध उबालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अर्ध उबालने की प्रक्रिया को पार बॉइलिंग बोला जाता है। चावल को सफ़ेद करना होता है, पकाने के समय में वृद्धि लाना होता है, पौष्टिक तत्वों को बचाना होता है, जेलेटिनाइजेशन होता है। तो देखिए, कोई भी जो क्रिया होती है जिसमें स्टार्च होता है उसमें जेलेटिनाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अर्ध पकाने की कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है भाई। किसी चीज़ को पकाना है तो उसका जेलेटिनाइजेशन जब अनाज का होगा तभी वो पकेगा। उसके अंदर पानी आएगा, पानी आकर जितने उसके स्टार्च हैं वो जमेंगे। चाहे आप चावल ले लो, मक्का ले लो, कुछ भी ले लो, आप गेहूं ले लो, तो उस जमेंगे। जेलेटिनाइजेशन मतलब जेलेटिन बन जाएंगे, जम जाएंगे, तभी हम लोग खा पाएंगे, अन्यथा नहीं खा पाएंगे। तो वो अर्ध उबालने की प्रक्रिया नहीं है। सफ़ेद चावल को सफ़ेद करना है तो चावल को पकाते समय आप उसमें 2 चम्मच नींबू भी डाल सकते हैं, तो उससे भी जो है आपका क्या हो जाएगा? चावल सफ़ेद हो जाएगा। पकाने के समय में वृद्धि लाने का तो कोई मतलब नहीं है। पकाने के समय में वृद्धि लाने का क्या मतलब है? अगर आपका चावल 5 मिनट पकता है तो क्या आप उसको जो है जानबूझ के 10 मिनट पकाओगे? अभी अच्छी बात है, 5 मिनट के बदले 4.5 मिनट में पके तो और अच्छी बात है। पौष्टिक तत्वों को बचाना होता है। अब कैसे बचाया जाता है? तो जो पार बॉइलिंग प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, जब चावल उबलने लगता है, अच्छे से उबलने लगता है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा उबल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा उबल जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? बंद कर देते हैं गैस। और गैस बंद करके, और अगर खुले बर्तन में है तो उसको ढाँक के रख देते हैं चावल को अच्छे से। वो अपने आप से उसके जो गर्म है चावल, तो आपको पता है ये फूल जाता है, बाद में वो पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पौष्टिक तत्वों को बचाने के कारण। अगर उसको बहुत ज़्यादा उबाला जाएगा, किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा उबालते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एकदम कच्चा भी नहीं खाया जा सकता और एकदम बहुत ज़्यादा पका के भी नहीं खाया जा सकता। तो और ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है। कोई भी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं या जो भी होता है, पानी, दूध, जो उबलने लगता है। लेकिन जब ये बॉयल होता है ना तो इसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे, जैसे आप दूध बॉयल करते हो तो उसके क्या बॉयल करना उसको अनिवार्य होता है। क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि जो उसके जीवाणु होते हैं, खराब जीवाणु होते हैं, वो मर जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पर दाल बहुत ज़्यादा बॉयल करते हो तो क्या होता है? उसके पौष्टिक तत्व तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं।
और विटामिन बी तो सबसे पहले नष्ट होता है, उसके बाद विटामिन सी नष्ट हो जाता है, फिर और इससे बहुत से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, पौष्टिक तत्वों को बचाने की जो क्रिया होती है वही क्या होता है, वही आपका अर्ध उबालना यानी कि पार बॉइलिंग का मुख्य कारण होता है। मैं इसको मिटा दूं वरना आप लोग सोचेंगे कि यही सही है। क्या आपका सही आंसर आ गया? आपका सही आंसर आ गया पौष्टिक तत्वों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को पकाने के लिए नमी यानी उष्णता का प्रयोग करते हैं? नमी उष्णता मतलब कि आर्द्रता का प्रयोग करते हैं। तो पोचिंग का प्रयोग करते हैं, पार बॉइलिंग का प्रयोग करते हैं, शॉर्टिंग का प्रयोग करते हैं, स्टेविंग का प्रयोग करते हैं, ब्रेजिंग का। निम्नलिखित में से किस खाद्य, अब देखिए मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि शॉर्टिंग क्या होता है, पोचिंग क्या होता है, पार बॉइलिंग क्या होता है, और स्टेविंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। पिछली आप जो 2 वीडियो और पढ़ी थी, कल के पहले वाली जो 2 वीडियोज़ थी उसमें जाकर आप देख सकते हो। इसको देखने के बाद उसको जाकर जरूर देखना। तो वो क्या है कि अब नमी के द्वारा क्या क्या पकाया था। तो आपके पोचिंग क्या होता है, कल मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अंडा तो पोचिंग में आना चाहिए, अंडा पोचिंग में नहीं आ सकता है। बोलिए क्यों? क्योंकि पोचिंग प्रक्रिया होती है कि पानी फुल फ्लेम पर उबल रहा हो और उसके बाद पानी गर्म हो रहा हो और वो उबला ना हो, पानी गर्म हो रहा हो उबला ना हो, और उसके पहले ही गैस का बंद कर दिया गया हो, उसके बाद उसमें कोई चीज़ें डाल दी गई हो और वो चीज़ें उसमें पक जाए। अंडे, मेरे ख्याल से अंडे तो ऐसे नहीं पकते हैं। अंडे के लिए तो बॉइलिंग प्रक्रिया चाहिए, वो बॉइलिंग प्रक्रिया होगी तभी उसके प्रोटीन्स आपस में मिलके जमेंगे, है ना? सही बोल रही हूँ? जितने लोग अंडे खाते होंगे उनको पता होगा कि अंडे को अच्छे से पानी के अंदर डाला जाता है और वो उबाला जाता है। पता नहीं उसको टच किया था नहीं किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन पानी में डाल के उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद में उसको शायद आराम से निकाला जाता है और उसके बाद उसके ढक्कन उतारे जाते हैं, जो उसके सेल्स है वो जो है उतारे जाते हैं। उसके बाद अंडे को, तो अंडा पोचिंग में नहीं आएगा। ऑप्शन गलत है तो उसको सही करने की वजह से ही मैं यूथ करा रही हूँ, ठीक है? तो जिसने पूछा लेकिन उसका बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए कि जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो उसको क्लियर करना चाहिए। तो पोचिंग बच्ची समझ गई आप, जो भी मुझसे पूछी थी आपको पता चल गया। तो पोचिंग का मतलब है, तो मैंने आंसर भी कर दिया था आपको। तो खाद्यान्न को पकाने के लिए नमी, अब पोचिंग मैंने बता दिया है ये किससे, नमी से होती है, ठीक है? उसके बाद में आपका जाएगा स्टेविंग। अब स्टेविंग क्या होता है, पोचिंग बता दिया। उसके बाद में ब्राइलिंग, ब्राइलिंग ये प्रक्रिया तेल के माध्यम से होने वाली है, ठीक है? ब्रेजिंग, ब्रेजिंग भी माध्यम क्या है आपका, नमी का, और सॉर्टिंग भी तेल के माध्यम की प्रक्रिया है। स्टेविंग आपकी क्या होती है, स्टेविंग के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी चीज़ आप मीट पकाते हो, आप कटहल की सब्जी पकाते हो, तो ये क्या धीरे धीरे सब्जियों को पकाने का माध्यम है ताकि खुशबू उसमें बनी रहे। ढक कर पकाया जाता है, जैसे कि बढ़िया मसाला वगैरह डाला गया पानी में, पानी को, और उसके बाद में पानी थोड़ा सा डाला गया उतना ही जितने में सब्जी पक जाए, और उसके बाद उसको ढक दिया गया और धीमी आंच पर पकाया गया कुछ देर तक, उसके बाद उसमें खुशबू बनी रहे, तो वो क्या है, स्टेविंग। ब्रेजिंग भी आपकी नमी प्रक्रिया है, ठीक है? मैंने सब चीज़ बता रखा है, आप उसको समझ लेना जाकर वहाँ पर पिछले वीडियोज़ में, ठीक है? और जो नहीं समझ में आता आप वो हमसे पूछना। तो क्या आ जाएगा इसका, पोचिंग आ जाएगा, स्टेविंग आ जाएगा और ब्रेजिंग। स्टेविंग को हम लोग बोलते हैं स्टोइंग, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टोइंग। तो आपका क्या आ जाएगा, 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 के साथ को मिलान करना है। डेक्स्ट्रिनाइजेशन, मेयोनीज, जेलेटिनाइजेशन, छिले आलू, कोगुलेशन, आटा गूंथना, एमल्सिफिकेशन, ब्रेड बनाना, एंजाइमेटिक भूरापन यानी कि पनीर बनाना, और आपका 6वां वाइट सॉस बनाना। आइए देखते हैं क्या क्या किस हिसाब से होता है।
तो डेक्सटनाइजेशन मैंने बताया कि जिसमें स्टार्च होता है, अगर उसको पकाया जाता है सीधे मतलब भूना जाता है तो उसमें रेड कलर की ब्राउन कलर की चित्ती पड़ती है। आपको पता है रोटी में चित्ती पड़ती है। ब्रेड किससे बनता है? ब्रेड गेहूं से बनता है, उसमें भी स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, तो वो भी जो है जलता है तो चित्ती पड़ती है। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? ये ब्रेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ब्रेड में आ जाएगा। जिलेटिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन भी मैंने कितनी बार बता दिया है कि गेहूं की प्रक्रिया में, चावल की प्रक्रिया पकाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनाज कहीं नहीं है, और अनाज कहीं नहीं है तो जिलेटिनाइजेशन कहाँ चला जाएगा आपका? जिलेटिनाइजेशन आपका चला जाएगा किस में? जो है मेयोनीज में। मेयोनीज को जब आपके इमल्सिफिकेशन कराया जाता है तो वो जिलेटिन बनता है, जिलेटिनाइजेशन होता है उसमें। ठीक है, तो उसके में आपका चला जाएगा किसमें? मेयोनीज में। उसके बाद में क्या आ जाएगा? कोएगुलेशन आ जाएगा। अब कोएगुलेशन में क्या आ जाता है? कोएगुलेशन में आपके एक, उसके बाद में जिलेटिनाइजेशन, कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन अंडे में होता है, पता है क्यों होता है? क्योंकि कई तरह की प्रोटीन होती है अंडे में। दूध में भी होता है, दूध की जो पनीर जमती है, पूछो क्यों होता है? क्योंकि दूध में भी कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी केसीन। एक क्या होती है? केसीन। इसको आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। केसीन कितने परसेंट होती है? 80%। कितने परसेंट होती है? 80%। और दूसरी प्रोटीन कौन सी होती है? दूसरी प्रोटीन होती है व्हे। इसको बोलते हैं व्हे। क्या बोलते हैं? व्हे। WHEY, व्हे बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको व्हे बोलते हैं। ठीक है, ये कितने परसेंट होती है? ये 20% होती है। कितने? 20%। और यही दोनों जब मिलते हैं ना तो प्रोटीन बनता है, जमता है। इसीलिए प्रोटीन जम जाती है। अगर प्रोटीन की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती है तो पनीर क्या होती है? टाइट हो जाती है। अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होती है इसलिए अंडा ठोस जम जाता है। आप अंडे को जो लोग खाते हैं सबको पता है अंडा कट जाता है अच्छे से। वो मेरे ख्याल से तो जो है शायद वो पनीर से टाइट ही होता होगा, है ना? तो पनीर जो होती है, जो पनीर हम लोग खरीदते हैं या बनाते हैं, इसीलिए जमता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन ये और एक प्रोटीन ये, 2 प्रोटीन मिलकर जब है वो जमती है और इसीलिए हम लोग क्या पाते हैं? पनीर पाते हैं। तो क्या होगी? यहाँ भी कोएगुलेशन होता है। अब अंडा नहीं है तो कोएगुलेशन प्रोटीन में आपके हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका चला जाएगा कोएगुलेशन, कहाँ पर चला जाएगा? आपके पनीर में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? पनीर में चला जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? एमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन सबको पता है किस में होता है? मेयोनीज में होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी, अभी मैं बताऊँगी, 1 मिनट। एमल्सिफिकेशन किस में होता है? आपके मेयोनीज में। अरे यहाँ पर तो मुझे वाइट सॉस लगाना था, मैं यहाँ पर गलत लगा दी ना, मुझे वाइट सॉस लगाना था। सोच रही हूँ लाइव प्रक्रिया में जल्दी चालू कर दूँ, क्योंकि जब गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको आप लोग बता दोगे, और नहीं तो फिर मैं उसी में घूमती रहूँगी। चलिए, वाइट सॉस हो गया यहाँ पर। और ये एमल्सिफिकेशन किस में? मेयोनीज़ में। हाँ, एक चीज़ मैं मैं यहीं पर ये बोलने वाली थी कि मेयोनीज़ और वाइट सॉस एक ही चीज़ है। वाइट सॉस को भी मेयोनीज़ बोलते हैं और मेयोनीज़ को भी वाइट सॉस बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया कि अब मेयोनीज और वाइट सॉस एक ही हैं, तो जो है मेयोनीज और वाइट सॉस एक ही हैं जब, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्यों दिया है? जिलेटिनाइजेशन आपके वाइट सॉस में होता है, जिलेटिनाइजेशन आपके मेयोनीज में भी होता है। ठीक है, एमल्सिफिकेशन आपके वाइट सॉस में भी होता है, मेयोनीज में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके मजबूरी में हम लोग को ये लिखना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। ठीक है, जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। डेस्टिनाइजेशन किस में आ जाएगा? डेस्टिनाइजेशन ब्रेड बनाने में आ जाएगा। किस में? ब्रेड बनाने में आ जाएगा। मैंने इसलिए मिटाया ताकि मैं साफ कर सकूं। जिलेटिनाइजेशन किस में चला जाएगा? वाइट सॉस में चला जाएगा। जिलेटिनाइजेशन किस में चला जाएगा? वाइट सॉस में चला जाएगा। उसके बाद में 1 मिनट बच्ची, 1 मिनट, ये हम लोग जो है ये थोड़ा सा ये प्रक्रिया ही गलत है, ये ऑप्शन की प्रक्रिया गलत है। जेलेटिनाइजेशन जाएगा आटा गूंथने में। जब आटा हम लोग गूंथते हैं ना तब जेलेटिनाइजेशन होता है। ऑप्शन सही करेंगे सब लोग। किसी के पास, किसी के जो बुक आप लगा रहे हो सवाल,
उसमें जो आपका आंसर जो दिया हुआ है वो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यही सही करोगे। क्या सही करोगे? जिलेटिनाइजेशन कब होगा? आटा जब गूंथते हैं तब जिलेटिनाइजेशन होता है, ठीक है। कोएगुलेशन कहाँ पर होता है? तो कोएगुलेशन होता है पनीर बनाने में। ध्यान रखिएगा सब लोग, अब मैं जो बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोएगुलेशन कहाँ पर होता है? कोएगुलेशन होता है प्रोटीन बनाने में और पनीर बनाने में। पनीर कहाँ बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन कैसे बनता है? दो प्रोटीन होती है तब पनीर बनता है। अब एमल्सिफिकेशन कहाँ हो जाएगा? तो एमल्सिफिकेशन आपका चला जाएगा कहाँ पर? मेयोनीज में। एमल्सिफिकेशन किस में हो जाता है? आपके मेयोनीज में। एमल्सिफिकेशन मेयोनीज में चला जाता है। उसके बाद में एंजाइमेटिक भूरापन किस में जाएगा? तो एंजाइमेटिक भूरापन आपके आलू में जाएगा। जब आलू आप काट कर रख देते हो और आप उसको पानी में नहीं भिगाते तो कैसे हो जाती? काली काली हो जाती है ना, ब्राउन कलर की। तो उसको बोलते हैं क्या? एंजाइमेटिक भूरापन। यही ऑप्शन आपका सही है। यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। यही बिल्कुल यहाँ ऊट पटांग दे रखा है। पुरानी वाली जो यूथ है सुनते हैं, नई वाली यूथ में सब क्वेश्चन सही है। एक लड़की मेरे पास बता रही थी दीदी सब उसमें सही है। क्या सही है क्या गलत है उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगी बच्ची, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? आपका जाएगा सबसे पहले 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका है वो बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? एकदम सही जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा? पांचवा, तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा। ये इसका ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ बुक में डी है, लेकिन ये ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए में भी ये जो यहाँ पर दूसरा दिया है वहाँ पर आपको क्या करना है? इसको मिटाकर यहाँ पर क्या करना है? पांचवा कर लेना है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यही सब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बुक में। सब लोग समझ गए? प्रोटीन वाला। दूध में कितनी प्रकार की प्रोटीन होती है बताइए जल्दी से। दूध में प्रोटीन कितनी होती है? 2। कौन कौन सी होती है? केसीन और व्हे। केसीन और व्हे। कितने प्रकार के प्रोटीन? 2 प्रकार की प्रोटीन। कौन सी? केसीन और व्हे। केसीन कितने परसेंट? 80%। व्हे कितने परसेंट? 20%। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जो है कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन करने के बाद क्या होता है? पनीर बनती है, यानी कि दूध जम जाता है। समझ गए सब लोग? चलिए बहुत अच्छा, समझ गए ना? कौन सी प्रोटीन? 2, केसीन और व्हे। केसीन और व्हे। व्हे मतलब ये वाह आधा और हाँ ये व्हे, ये वाला व्हे नहीं, ठीक है। ये व्हे, ये 20%। ये कितना है? 20%। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको, कि सेलेनियम किस में मिलता है, विटामिन ई किस में मिलता है, फ्लेवोनाइड किस में मिलता है, लाइकोपिन किस में मिलता है। सेलेनियम आप सबको पता है समुद्री खाद्यान्न या समुद्री मछली वगैरह हो तो इसमें मिलता है, ठीक है। बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्रिएशन नहीं है। विटामिन ई किस में मिलता है? तो सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई आपका मिलता है। फ्लेवोनाइड्स किस में मिलता है? लहसुन में मिलता है, ठीक है। इस बार लाइकोपिन किस में मिलता है? टमाटर टोमेटो में मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ए बी सी डी। ए बी सी डी का किसका हो गया? कौन सा हो गया? चौथा, तीसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। ओके चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले विटामिन 12 की मात्रा के घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा किस में है? उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ विटामिन B12। आप बताओ सबसे ज़्यादा विटामिन B12 किस में पाया जाता है? आप बताओ। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो क्या लीवर में, क्या मछली में, क्या मटन में, क्या दूध में? विटामिन B12 की बात हो रही है तो ये तो समझ लो कि दूध सबसे कम, तो लीवर में B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पका दिया जाता है तो जो है B12 की क्या होती है? मौत हो जाती है, वो जो है मर जाता है। लेकिन विटामिन B12 लीवर में अच्छा पाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मछली, फर्स्ट पे लीवर, सेकंड पे मछली,
थर्ड पे क्या है मटन और फोर्थ पे क्या है दूध। यानी कि 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं सही बोल रही हूँ। देखिए लीवर विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है, लेकिन कोई कच्चा तो खाता नहीं है, पका कर खाता है। मछली अच्छा स्रोत है, लेकिन पका कर खाई जाती है। मटन अच्छा स्रोत है, पका कर खाया जाता है। दूध में होता ही नहीं, नाम मात्र का होता है, तो वो भी उबाल दिया जाता है तो खत्म हो जाता है। तो विटामिन B12 इसीलिए इसीलिए विटामिन B12 की समस्या खासकर शाकाहारियों में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम लोग जो चीज़ें खाते हैं ना, उसमें जैसे हम लोग दूध पीते हैं और दूध में क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है वो ना के बराबर होता है, और उसको जब बॉयल करते हैं तो दूध क्या होता है, वो भी नष्ट कर लेता है अपना विटामिन B12। अब हमको क्या होता है, समस्या होती है। और जो मांसाहारी हैं वो लोग क्या करते हैं, वो मछली खाए, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 भरा हुआ है, पकाएंगे तो भी कुछ ना कुछ मात्रा में रह ही जाएगा। ठीक है। या वो मछली का तेल का सी कॉड कैप्सूल आता है, फिश ऑयल आता है, ये सारी चीज़ें लोग जो नॉन वेज वाले होते हैं वो लोग खा लेते हैं, तो इससे भी राहत मिल जाती है उनको। अब हम लोग को क्या होती है, समस्या हो जाती है। जो नॉन वेज वाले होते हैं उनको और जो वेजिटेरियन होते हैं उनको समस्या हो जाती है। फिर मजबूरी में उनको कॉड ऑयल और फिश ऑयल पे जाना पड़ता, कोई उपचार ही नहीं होता, डॉक्टर भी यही लिख देते हैं, या रोज हिप ऑयल, ये सब दुनिया भर का। लेकिन जो चीज़ें मांसाहार पूरा कर देगा विटामिन B12, वो शाकाहार नहीं पूरा कर पाता। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए, मूंगफली को क्या है, मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरण। मूंगफली मतलब जो है, जो हम लोग पीनट बटर बनाते हैं, पीनट बटर का मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी, आप लोग घर पे बनाइए। जो जो नहीं खरीद के खाए हैं वो लोग आप जो है पीनट बटर को घर पे बनाना सीखिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है। कुछ नहीं करना, मूंगफली को भूनना है, मूंगफली को भून के छील लेना है। छीलने के बाद उसको मिक्सी में पीसना है, और पहले उसको आप एक चक्कर पीसेंगे तो वो दरदरा रहेगा। उसके बाद में आप जो तेल यूज़ करते हैं वो तेल आप डाल सकते हैं। रिफाइंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं, रिफाइंड ना डाल के आप सरसों का तेल आप पहले उसको पका लीजिए। सरसों के तेल में आप आधा चम्मच नमक डाल के अच्छे से उसको जो है धुआं निकलने तक पका लीजिए। इसके बाद बंद कर दीजिए गैस को। जब वो तेल ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच की बात, क्योंकि पीनट में तो अपने आप में ही तेल होता है, उसमें आप डालिए और उसको फिर से ग्राइंड कीजिए। आप 3 4 बार रुक रुक के ग्राइंड करेंगे ना, तो एक पतला सा पेस्ट बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और वो पीनट बटर में आप आधा चम्मच चीनी या गुड़ डाल सकते हैं, उससे उसमें मिठास थोड़ी सी आ जाती है। इससे अच्छा पीनट बटर मार्केट में नहीं मिलेगा। जो नहीं खाया है वो बनाकर खाइएगा जरूर। चलिए, ये तो आपके लिए जो है एक, जो क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा टिप थी। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने की एक्स्ट्रा टिप थी। चलिए, आइए हम लोग पीनट बटर के बारे में समझते हैं। मूंगफली को पीसकर बारीक पाउडर बनाना है। मूंगफली को भूनो, छिलका उतारो, मिश्रण को फेंटो जब तक संरचना क्रीम जैसी ना हो जाए, और थोड़ी मात्रा में पिघला घी और चुटकी भर नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ। मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में पलट दो। आइए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने भी आपको क्या बताया, मूंगफली लेकर और मूंगफली को भूनकर छिलका उतार लेना है। ठीक है, उसको मसल के छिलका उतार के और पछोर के उसको उड़ा देना है। फिर आप मूंगफली को पीस कर पाउडर बनाएंगे। पाउडर नहीं बनता है, पाउडर आप जब बनाने जाएंगे तो क्या होगा कि वो अपने ऑयल को रिलीज़ करेगा, और यही पीनट बटर बनाने का तरीका है। जब वो ऑयल रिलीज़ करने लगेगा तो थोड़ी मात्रा में आप घी, या आप क्या करेंगे, चुटकी भर नमक और चीनी, घी डालेंगे या तेल डालेंगे, और साथ में उसके चुटकी भर नमक डालेंगे, और 1 चम्मच चीनी या गुड़ डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप उस मिश्रण को फेंटेंगे। तो मिश्रण को क्या करेंगे, फेंटेंगे जब तक क्रीम जैसी संरचना ना हो जाए। तो जब आप उसमें चीनी और नमक और ऑयल डालेंगे और फिर से उसको ग्राइंड करेंगे, फिर से उसको ग्राइंड करेंगे, तो अपने आप, आपको मैं बताऊँ, जैसे बोरो प्लस होता है ना, बोरो प्लस क्रीम देख रहे हैं, उसी से थोड़ा सा और जो है थोड़ी सी और नरम क्रीम बन के तैयार होती है। और उसके बाद मिश्रण को जीवाणुहीन वर्तमान में क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका चला जाएगा, सबसे पहले आपका बी जाएगा, बी के बाद ए जाएगा, ए के बाद डी जाएगा, डी के बाद सी जाएगा, सी के बाद ई जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सही बी। मैं लिख दूं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या है? सबसे पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी,
और उसके बाद ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए, जिन किन कारणों से कटे हुए फलों में भूरापन आ जाता है। मैंने इसको आपको बहुत बार बता रखा है कि क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और जो उसके पीएच होते हैं, पीएच के अनुरूप ही वो एंजाइम क्रिया करती है। भाई पीएच क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, दो तरह का पीएच होता है। अब पीएच क्षारीय होता है तो उस तरह से एंजाइम क्रिया करेगा, अम्लीय होता है तो उस तरह से एंजाइम क्रिया करेगा। जब पीएच अम्लीय होगा तो खट्टापन आ जाएगा, जब पीएच क्षारीय होगा तो कालापन लेकर आ जाएगा, ऐसा सब होता है। ठीक है, तो किन कारणों से कटे हुए फल में क्या हो जाता है, आपके जो है वो हो जाता है, कालापन भूरापन आ जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा कि जो है ऑक्सीजन जो होगा वो क्रिया करेगा, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। उसके बाद में जो फेनोलिक यौगिक होते हैं ना, वो भी उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। एंजाइम्स जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। और जो उसका अनुकूलतम पीएच होता है, जैसे खट्टा फल है, नींबू है, वो ऑक्सीकरण कमी होता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना क्षारीय होता है, अम्लीय और क्षारीय उसकी प्रकृति दोनों होती है, इसलिए वो किस में चला जाता है, वो बैलेंस में चला जाता है। लेकिन अगर आप वही सेब काट के रख दो, आप जो है केला काट के रख दो, आपने देखा वो केला काट के रख दो तो उसकी जो ऊपर की लेयर रहती है वो कालापन आ जाता है। तो वो क्या है, वो ये सारे यौगिक जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वो क्रिया करते हैं आपस में ऑक्सीजन के साथ, और हम लोग बोलते हैं ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ ये सारे यौगिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सिकी ब्रेड, फिरनी, उबला अंडा, फ्रेंच ड्रेसिंग, छीले सेब। इसमें समझ लीजिए हम लोगों ने सब कर रखा है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, लगातार जितने लोग जुड़े हैं ना, वो पक्का से यूथ सारा सॉल्व कर लेंगे और उनको चुटकी भर में भी पता नहीं चलेगा यूथ कब सॉल्व हो गया और उनके सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए। मैं इसीलिए कल भी बोली थी, एक करने को मैं 20-25 जो क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन वो 20-25 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन में तब्दील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन को ऑप्शन बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है ना बताऊँ। ठीक है, हाँ, जब मैंने पहले 2 वीडियो में बता रखा है तो उसको आगे लेकर चलकर खींचती नहीं हूँ, साथ साथ टिप्स भी दे देती हूँ कुछ आपके फ़ायदे के लिए। हाँ चलिए, तो सबसे पहले सिकी ब्रेड में क्या होता है, डेक्सटिनाइजेशन होता है। 20 बार बता दिया मैंने कि क्यों होता है, क्योंकि स्टार्च होता है, स्टार्च को जब पकाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर की चित्ती पड़ती है, इसीलिए रोटी या ब्रेड जब सेकते हैं तो उसमें चित्ती पड़ जाती है। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा। फिरनी में क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन। अब फिरनी क्या चीज़ है, जितने लोग आम के सीजन में आम की फिरनी बनाए होंगे सबको पता है क्या करना होता है। उसमें चावल को पीसना पड़ता है दरदरा, ठीक है, और उसमें क्या होता है, आम होता है। आम को आपको पहले दूध को गाढ़ा करना होता है चावल के साथ पकाते हुए। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो आप जो मैंगो का पेस्ट बना के रखते हैं उसको डालते हैं, उसको डालने के बाद उसको आप पकाते हैं। अब जो दूध होता है और जो चावल होता है और जो मैंगो मतलब आम होता है वो आपस में क्रिया करते हैं और जिलेटिनाइजेशन होता है, जिलेटिन टाइप की प्रक्रिया सामने आती है। और उसके बाद जब आप उसको गर्म मतलब उतारने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से कटे हुए आम के छोटे छोटे पीस डालते हैं और फिर उसको उतारते हैं और उसको ठंडा होने रख देते हैं। जब ठंडा होकर आता है ना तो बहुत खूबसूरत सा एक मतलब स्वादिष्ट सा चीज़ आपके सामने आता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उसको हम लोग फिरनी बोलते हैं। फिरनी किसी चीज़ की बन सकती है, लेकिन आम की सबसे अच्छी फिरनी बनती है। तो फिरनी में क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन होता है। फिरनी में क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन होता है। एक मिनट, उसके बाद ये 6 है। उसके बाद में क्या है, उबला अंडा। अब उबले अंडे में तो कोएगुलेशन ही होगा, क्यों? क्योंकि कई तरह के प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, फ्रेंच ड्रेसिंग। अब फ्रेंच ड्रेसिंग क्या होता है आपको बताना होगा। तो फ्रेंच ड्रेसिंग एमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है, फ्रेंच जो ड्रेसिंग होती है मतलब कि आप सैलेड, फ्रेंच में सैलेड ज़्यादा होता है, उसकी ड्रेसिंग की जाती है। उसकी ड्रेसिंग कैसे की जाती है, उसमें आपके जो ऑयल होते हैं ना उसमें आपको मतलब पैसीकरण का क्रिया की जाती है। मतलब कि वो ऑयल में आपके ऑलिव ऑयल से खासकर उसकी ड्रेसिंग होती है, तो उसमें थोड़े से ना पानी के कुछ कण रहते हैं और वो ड्रेसिंग की जाती है, तो वो जो है एमल्सिफिकेशन के लक्षण आते हैं उसमें सामने। ठीक है, तो फ्रेंच ड्रेसिंग में क्या आ जाएगा, एमल्सिफिकेशन। और छीले सेब में एंजाइमेटिक भूरापन आता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा
क्या है ऑप्शन, क्या है आपका, तीसरा है, दूसरा है, चौथा, छठवां है, उसके बाद में पहला है, उसके बाद पांचवा है, उसके बाद में आपका तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, यानी कि बी आपका करेक्ट जा रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चल देते हैं हम लोग अपने आगे के सफ़र पर। सफ़र में यूं ही ना साथ छोड़ो, क्योंकि तुम ही साथ हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेयोनीज बनाने के विधि में अंडा एक किण्वीकरणकर्ता का कार्य करता है। मेयोनीज बनाने में अंडा एक किण्वीकरण का काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इतनी बार मेयोनीज 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 बताया है, ध्यान से सुनिएगा कैसे बनता है। मैंने जब पहली वीडियो इस चैप्टर की डाली थी ना, और जहाँ पर ये आपका मेयोनीज आया था, मैंने पूरी प्रतिक्रिया आपको बताई थी कैसे मेयोनीज बनाया जाता है, लेमन सूफले कैसे बनाया जाता है। जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उसमें से अगर 5 लोग भी बता दिए कि लेमन सूफले कैसे बनाया जाता है कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता रही हूँ कि मैं उनका नाम हार्ट और किताब के बुक के जो है मार्क के साथ पेस्ट करूँगी, हार्ट के साथ और किताब के जो है मार्क के साथ, कि हाँ उन्होंने देखा था लेमन सूफले कैसे बनाया जाता है। क्या है कि लेमन सूफले कैसे बनाया जाता है, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था क्या कि मेयोनीज कैसे बनाया जाता है। तो मेयोनीज बनाने में क्या अंडा का जो है फर्मेंटेशन किया जाता है, नहीं किया जाता है। उसके बाद अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मेयोनीज में वसा और पानी की परत को अलग करने में काम करती है, अलग करने से होने से रोकती है। लेसिथिन की उपलब्धता मेयोनेज में वसा और पानी की परत को अलग होने से रोकती है। तो आपको पता है कि जो लेसिथिन होता है ये क्या करता है, ये झाग बनाने का काम करता है। क्या, झाग बनाने में ये सहायक होता है। अंडे में जो लेसिथिन प्रोटीन होता है ना, वो अंडे में झाग बनाने का काम करता है। तो क्या हो गया, मेयोनीज बनाने में किण्वीकरण बिल्कुल नहीं होता। मेयोनीज बनाने में किण्वीकरण का कार्य नहीं किया जाता, और अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मेयोनीज में वसा और पानी की परत को अलग नहीं करता है, बल्कि झाग उठा के उनको आपस में एमल्सिफिकेशन यानी कि पैसीकरण कराता है। तभी वो दोनों मिलते हैं। और अंडे की चटनी में यानी कि मेयोनीज में आप जब उसको फेंट के बनाते हो, जब बनता है तो उसमें दोनों आपस में मिलते हैं, और दोनों आपस में जब मिलते हैं ना, तो ही वो चटनी पैसीकरण के साथ में बनती है। अंडे की चटनी, इसको हम लोग मेयोनीज बोलते हैं। बड़ा फेमस है आज के समय में मेयोनीज। जो लोग अंडा खाते होंगे वो लोग जानते होंगे मेयोनीज। ठीक है, नीचे लिख के जो नॉन वेज हो गए बताना स्वाद कैसा है, मैं सुन के जान जाऊँ स्वाद कैसा है। नीचे लिख के बताना कमेंट में, अगर कोई खाया होगा मेयोनीज तो बताना स्वाद कैसा होता, अच्छा होता नहीं अच्छा होता, बस इतना ही बता देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि आ गया कि दोनों ही क्या है, गलत हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, गलत हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। क्या, पैक्टिन, अम्ल, शर्करा, फल का गूदा। जेली बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि पैक्टिन का तो उपयोग करना ही करना है, अम्ल का करना है भाई। अम्ल आप जो है साइट्रिक एसिड डालते हो पैक्टिन में, और आप जो है वो क्या बोलते हैं वाइट विनेगर पड़ता है, अगर जो है जो लोग डालना चाहते हैं तो डालते हैं। शर्करा चीनी तो पड़नी ही पड़नी है। जेली में फल का गूदा नहीं पड़ता। जेली बनाने में फल के गूदे का उपयोग नहीं किया जाता है। जेली बनाने के लिए पैक्टिन और अम्ल और चीनी का उपयोग किया जाता है। जेली बनाना में पहले फलों को क्या किया जाता है, धीरे धीरे उसका उबालकर उसका जो पैक्टिन अलग किया जाता है, मतलब का जो उसका जो है पैक्टिन गूदा होता है उससे पैक्टिन निकाल कर अलग किया जाता है। ठीक है, अलग करने के बाद उसमें अम्ल की सहायता के तत्पश्चात, मतलब अम्ल की सहायता से उसको करेंगे, उसके बाद में उसको चीनी मिलाकर तीव्र गति से उबालेंगे। उसके बाद जेली को दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और सीड टेस्ट करेंगे। सीड टेस्ट करने के बाद में क्या करेंगे, उसको पैक्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें फल का गूदा नहीं मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में लिखना है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्या करना है, सही क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए। मेलानिन्स, DOPA, आर्थोविवनोनिस या पॉलीफिलोन्स। निम्नलिखित प्रक्रिया, ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रिया को सही उसमें लिखना, फलों का भूरापन बनाते वक्त। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रिया को सही क्रम में रखा है, फलों का भूरापन बनाते वक्त करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, DOPA। तो
क्या हो जाएगा, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। मेलानिन्स, मेलानिन्स क्या है, सबसे पहले क्या होता है DOPA। अब DOPA इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत लंबा है, लिखना पड़ेगा। DOPA इसका फुल फॉर्म क्या है, DIHYDRORY। एक मिनट, OXY, इसके बाद में PHENENYLANINE। ठीक है, कहने का मतलब डिहाइड्रोक्सीफिनाइलालेनिन। ठीक है, डिहाइड्रोफिलिनलालानाइनिन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लंबी चेन है, ये क्या है, लंबी चेन है अमीनो एसिड्स की। इसको हिंदी में लिखिए, क्या लिखिए, हाइड्रॉक्सी फेनिल सब एक ही में है, फेनिल एलानिन, ये इतने अमीनो एसिड्स को मिला के डोपा का नाम दिया गया है। क्या, डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। आइए हम लोग अब ओहो, ठीक है, चलिए आइए समझ लेते हैं जल्दी से हम लोग इसको, क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रही है, समझ लिए। अब DOP सबसे पहले क्यों, क्योंकि जब फलों में भूरापन आएगा तो अमीनो एसिड जो होते हैं ना वही ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अमीनो एसिड DOPA मैंने बता दिया, क्या, डाईहाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन, डाईहाइड्रोक्सी ये करता है। और उसके बाद में फिर इसके ये क्रिया करेगा, उसके बाद में क्या क्रिया करेगा, उसके बाद में आपका क्रिया करेगा आर्थोक्विनोनिस, ठीक है, विवनोनिस या क्विनोनिस, जो भी आप इसको कह दें। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में आपको क्या कोशिश करेगा, मेलानिन आप सबको पता होगा कि जो लोग सांवले होते हैं, जो लोग गोरे होते हैं उनको मेलानिन कम बनता है शरीर में, जो लोग सांवले होते हैं उनके शरीर में मेलानिन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो मेलानिन उसके बाद आएगा, यानी कि तभी प्रतिक्रिया करा जाएगा। और उसके बाद पॉलीफिनोल्स आएगा, उसके बाद में पूरा फल क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ पर, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे करते हैं। चुकंदर में जो रंग पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। चुकंदर में जो रंग पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है इसको ना। लाइकोपेन कहाँ पाया जाता है, बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, बिटेलिन कहाँ पाया जाता है, और एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया। तो चुकंदर में क्या पाया जाएगा, एंथोसाइनिन पाया जाएगा। बीटा कैरोटीन मैंने बता दिया है, बेटेलिन भी बता दिया है, लाइकोपिन भी बता दिया है। ध्यान से इसको आप लोग जानिएगा कि मैंने बता दिया है क्या, कि चुकंदर में आपके एंथोसाइनिन के साथ साथ बिटेलिन भी पाया जाता है। यहाँ पर मैं ये नहीं समझती क्वेश्चन कब का है, ये आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, 200 लिखा है, मुझे लग रहा है सन 2000 का है, क्योंकि 2000 लिखा हुआ ना, 200 लिखा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से जो है 2005 का, 2005 का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। और कैसे बेटेलिन जो है
और जो एंथोसायनिन बेटेलिन भी चुकंदर में पाया जाता है और एंथोसायनिन भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एंथोसायनिन पाया जाता है, बेटेलिन उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर ये एंथोसायनिन ना हो बेटेलिन हो तो बेटेलिन लगाएंगे। फिलहाल अभी के लिए एंथोसायनिन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ नीचे। भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर, भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर क्या है? एमल्सीफायर क्या है? ठीक है, एमल्सीफायर का मतलब होता है कि जो है आपस में जब हम लोग मिलाते हैं तो झाग उठता है, वही है। सॉर्टिटॉल, एस्पर्टेन, लैसेथीन, सैकरीन। तो आप सबको पता है कि लैसेथीन जो होता है वो एमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। जब आप कोई अंडे को आप झलते हो, हिलाते हो, बीटर से आप बीट करते हो तो क्या होता है, फोग उठता है, झाग उठता है, बहुत बहुत अच्छी मात्रा में झाग उठता है। तो वो लैसेथीन का ही कारण होता है, एमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फलों को पकाने के साथ उनमें परिवर्तन होते हैं, उन्हें सही क्रम में लगाना है। जब फलों को पकाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, सही क्रम में लगाना है। पैक्टिन, पैक्टिनिक अम्ल, पैप्टिक अम्ल या प्रोटोपैक्टिन, उसमें जो प्रतिक्रिया होती है उसको बताना है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रतिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रोटोपैक्टिन की प्रक्रिया होती है। फलों को पकने के साथ उनमें जो परिवर्तन होता है सबसे पहले प्रोटोपैक्टिन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में पैप्टिक अम्ल की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले डी, उसके बाद सी, उसके बाद में पैक्टिन बनते हैं उसमें, यानी कि फलों के गूदे पकते हैं, पैप्टिन बनता है। और उसके बाद में क्या होता है? पैक्टेनिक अम्ल। अब वही पैक्टेनिक अम्ल बन जाता है, खट्टापन आना शुरू, मतलब जो खट्टापन होता है वो तो पहले कच्चे पर ही रहता है, लेकिन वही क्या होता है, अम्ल से क्रिया करता है, उसमें रस भरता है और वो रस जो होता है वो उसमें खट्टा मीठा का स्वाद आता है। DCAB, DCAB ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? DCAB ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाए जाते हैं: लाइकोपेन, बेटेलिन, बीटा कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन। तो टमाटर में आपके लाइकोपेन पाया जाता है, आपको मैंने कई बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता, निम्नलिखित में से एक एमल्सिफायर की तरह प्रयोग नहीं होता। क्या प्रयोग नहीं होता? चलो आइए बताते हैं और समझते हैं। मिथाइल सेलुलोज, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। ब्यूटिलेटेड, हम लोग जब बटर को फेंटते हैं ना, बटर मतलब मक्खन को, तो उसमें क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन होता है। कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेस और हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेलुलोज जो होता है, और ये सेलुलोज जो होता है इसमें इमल्सिफायर होने की जो है हद होती है। ठीक है, हद होती है, हद नहीं, हद होती है। कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेट, कैल्शियम स्टेराइल लैक्टेट जो होता है ये जमता है। क्या होता है? जमता है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम चूना, आप उसको समझ सकते हो। और चूना क्या होता है? जमता है। चूना क्या होता है? वो झाग नहीं उठाता है, एमल्सिफिकेशन नहीं करता। वो जब आप उसको पानी में मिलाओगे, आप उसको तेल में मिलाओगे, आप उसको कहीं भी मिलाओगे तो चूना नीचे बैठ जाएगा और दूसरी वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन कारणों से भोजन पकाते समय थाइमिन नष्ट होती है? किन कारणों से भोजन पकाते समय थाइमिन नष्ट होती है? सब्जियों को काटने से, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, सूर्य के प्रकाश लगने से, या पकाते समय इमली डालने से? सोडियम क्या होता है? थाइमिन नष्ट हो जाता है। तो जब सब्जियों में हम लोग काटते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में धुलते हैं तो उसका नष्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ काटने से नहीं नष्ट होता है। अगर सिर्फ काटने से नष्ट होगा तो फिर सब्जी खड़ी खड़ी खानी पड़ेगी। बैगन, आलू, लौकी, कद्दू, तोरई सब कुछ खड़े खड़े खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना भी नहीं खराब होता। सूर्य के प्रकाश लगने से नहीं खराब होता, पकाते समय इमली डालने से नहीं खराब होता। उसका क्या? आपका थाइमिन ज़्यादा नष्ट होता कब? सोडियम बाइकार्बोनेट जब डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? जब सब्जियों को पकाना होता है तब उसमें डाला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उससे क्या होता था, जो उसके वो होते हैं ना, जो है अंदर की जो रासायनिक क्रियाएं होती है पकने वाली, वो अचानक से प्रक्रिया कर देती है और वो अप्राकृतिक रूप से करती है, इसलिए इसमें थाइमिन नष्ट होता है। इसीलिए जो बोलते हैं ना कि अरे ये जो है पकाया हुआ फल है, ये पेड़ का फल नहीं, आम आएगा तो हम लोग यहाँ अधिकतर ही बोलते हैं। हमारे यहाँ हमारे पिताजी
आम जब तक जो है नया वो उसमें वो होता है ना, वो पकाया हुआ था तो वो खाने नहीं देते, बोलते ये पकाया हुआ आम है, ये बहुत नुकसान करता है और ये बुद्धि कम करता है। मेरे पिताजी बोलते हैं, हम लोग जो है बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लोग जिद करते थे किसी चीज़ की, तो पिताजी मेरे बोलते थे नहीं नहीं इससे दिमाग कम होता है बेटा, इसको नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है नहीं खाना चाहिए, दिमाग कम होता है। तो वही चीज़ है कि क्या कि पिताजी मेरे होम साइंस नहीं पढ़े थे, उनकी अलग ही होश थी, तो इसलिए। लेकिन क्या है कि वो नुकसान करता है, पेट में बहुत नुकसान करता है। तो आपका 132 नंबर का क्वेश्चन का बी आपका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रेशर कुकर से पकाने की प्रक्रिया कितने सेल्सियस पर, पॉस्चराइजेशन कितने सेल्सियस पर, कैरमलाइजेशन कितने सेल्सियस पर, और रेत में भूनना कितने सेल्सियस पर। सेल्सियस को देखना है, ठीक है। तो सेल्सियस को आइए देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में पकाना हम लोग 120 डिग्री पर जब जाते हैं तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, पकाने की प्रक्रिया होती है 120 डिग्री में। तो सबसे पहले समझिए दूध का प्रेशर पकाना, पॉस्चराइजेशन। प्रेशर से खून जो कुकर के प्रेशर से हम लोग पकाते हैं कितने, प्रेशर कुकर में जब 120 डिग्री जाता है तो सीटी आ जाती है, तो यानी 121 लगा लो, क्या करना है 120 21 चलता है, ठीक है। पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन मतलब दूध का, यहाँ पर कितना दिया हुआ अब देख लो आप। तो आपका जो दूध का आपके पॉस्चराइजेशन और कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, समझ लो आकर इसको 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का, पहला तो होता है होल्डर विधि। क्या होता है, होल्डर विधि। होल्डर विधि का मतलब क्या होता है कि इसको दूध को अच्छे से बॉयल किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डर विधि। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, कहने का मतलब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और जो है कम समय पर इसको हाई टेम्परेचर पर कम समय के लिए गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पर कम। और तीसरा क्या है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इस पर गर्म करेंगे। क्या, इस पर बहुत हाई फ्लेम पर दूध को गर्म करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग तुरंत क्या करेंगे, जो है ठंडा करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो होल्डर विधि है इसको गर्म करके रखेंगे, गर्म होगा और इसके बाद में इसको कैरमलाइजेशन टाइप वाला काम करेंगे, वो फिर अपना आगे चलता जाएगा, ठीक है। उसको जितना दिन आप रख सकते हो उतना दिन रख सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड क्या होता है कि लंबे समय तक इसको लंबे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एकदम गर्म करेंगे और इसको उसके बाद में ठंडा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर जो जाता है वो 72 डिग्री सेल्सियस या 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसको 62 से 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और इसको क्या करते हैं 15 सेकंड में ठंडा करते हैं। तो इससे क्या है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है, 15 सेकंड के लिए क्या करते हैं गर्म किया जाता है, 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितना चल जाता है 144 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री सेल्सियस ऐसे चला जाता है, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपके देखिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली ही बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई इससे मिलता जुलता टेम्परेचर नहीं दिया गया है। तो कहाँ चला जाएगा आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर, चला जाएगा 170 पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका कैरेमलाइजेशन आ जाएगा। कैरेमलाइजेशन आपका आ जाएगा जब 80 डिग्री सेल्सियस पर चीनी पहुंचती है ना तो वो पिघलने लगती है, गलने लगती है, कहने का मतलब वो भूरी होने लगती है, क्योंकि जो गर्म होती है तो पिघलने लगती है। आपको पता है गर्म है, गैस पर कढ़ाई रखी है और आप चीनी डाल दीजिए, जैसे ही गर्म होने लगेगी तैसे ही वो लाल होने लगेगी, ठीक है। पिघलती क्या है, लाल होने लगती है। रेत का भूनना 210 डिग्री सेल्सियस, तो 1 2 3 4 आपका सीधा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
टमाटर का सॉस बनाने की निम्नलिखित आप उसको प्रक्रिया को देखिए। ब्लांचिंग, छीलना, अच्छी क्वालिटी का टमाटर चुनना, पकाना और संरक्षण करना, बोतल में भरना। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना आसान तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे आप, टमाटर को सबसे पहले टमाटर को अच्छी क्वालिटी का टमाटर चुनेंगे। बढ़िया क्वालिटी टमाटर रहेगा तभी वो अच्छे से बनेगा, सड़ा घुला रहेगा तो नहीं बनेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप ब्लांचिंग करेंगे। ब्लांचिंग का मेथड मैंने बताया है, पानी को उबालते रहेंगे, पानी उबलता ही रहता है, तभी सामान डालते हैं, गैस बंद कर देते हैं और उसको ढाँक कर रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको खोलते हैं, तब वो टमाटर छीलने योग्य हो जाता है। टमाटर में हल्का सा कट लगा के रख दें तो जल्दी अच्छे से छिलाता है। ठीक है, तो ब्लांचिंग और छीलना चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पकाना और संरक्षण करना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बोतल में भरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को मिलावट में बदलना है, मतलब कि किस में क्या मिलाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, लाल मिर्च पाउडर में, हल्दी में, धनिया पाउडर में। तो काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाया जाता है, सबको पता है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट मिलाया जाता है, सबको पता है। हल्दी में क्या, मेटलिन येलो मिलाया जाता है, करक्यूमिन कलर इसमें पाया जाता है हल्दी में, और मिलाया मेटलिन येलो हो जाता है। ठीक है, मेटलिन येलो जो बहुत ही नुकसानदायक होता है, हार्ट की बीमारी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। धनिया पाउडर में लीद और गोबर मिलाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन, आपका पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए यहीं पर दिख ही रहा है, ऊपर जाने की आवश्यकता है नहीं पड़ी, ऊपर चले आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, आज का हम लोगों ने गिनती से तो 20 क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे ख्याल से कम 40 क्वेश्चन किया। ठीक है, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये मैं दिखा दूँ आपको, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, ये आपके दूध के गर्म करने की कौन सी 3 विधियाँ हैं, 3 विधि है दूध गर्म करने की। ये और एक मैंने और आपको क्या बताया है, ये डोपा का फुल फॉर्म है, डोपा का फुल फॉर्म है। और ये अमीनो एसिड्स के जो है लंबी चेन है, ये डाई हाइड्रोक्सी फेनिल एलानिन, मैंने अलग अलग इसलिए करके आपको बता दिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और उसके बाद में ये केसिन 80% और वे 20% दूध में पाया जाता है, इसीलिए ये पनीर बनती है। इसीलिए क्या बनता है, पनीर बनती है। अन्यथा पनीर ना बने, जैसे दाल है, दाल जम जाती है, और लेकिन वो आपकी पनीर के टाइप नहीं हो सकती, क्योंकि 2 प्रोटीन चाहिए जमने के लिए। दाल में, आपके अरहर की दाल में प्रोटीन होती है, जमती है, गाढ़ी होती है लेकिन जमती नहीं है। 2 प्रोटीन होगी तभी जमेगा। ब्लड आपका क्या होता है, ब्लड आपका जम जाता है, क्यों जम जाता है, उसमें 2 से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, 1 से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, मैं ब्लड पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी, मैं बीच में ही ब्लड आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये 3 स्क्रीनशॉट आपको लेना अनिवार्य है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो अच्छा, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है क्या करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया और लाइक कर दिया कीजिए। जितने लोग देखते हो, अगर 10 20 25 30 40 45 जितने लोग देखते हो, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। लाइक करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस वहीं पर खड़े खड़े ही टिक मार्क कर देना है, और कमेंट भी कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे तो कमेंट करेंगे, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग तो बताएंगे। जो लोग कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो लोग जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करी वो बताएंगे, और भी लोग तो सब पढ़ ही रहे हैं, आप लोग तो सब बहुत समझदार हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाइस और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते जरूर रहिएगा। ओके, बाय।